हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ योर अंकित सर, जो केमिस्ट्री मेंटोर फ्रॉम कोटा राजस्थान। देखो बच्चों, हम लोगों ने बात कर लिया था न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, इनका इंटर कन्वर्जन वगैरह इन सब की बात हो गई थी। क्लियर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं आईटीजे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हेडिंग पड़ेगा बेटा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक एक चीज डिटेल में क्लियर करूंगा। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहली बात, ये कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, फिर मैं बात करूंगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये कन्फॉर्मर्स क्या चीज है, इसे क्या बोलते हैं। देखो, सबसे पहली बात, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अगर हम किसी मॉलिक्यूल को फ्रीली रोटेट करते हैं तो उसके जो इनफाइनाइट स्पेशियल ओरिएंटेशन बनते हैं मेरे बेटे, वही कहलाते हैं कन्फॉर्मर्स। क्लियर। लिखो जरा, राइट डाउन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ, हेडिंग डालेंगे कन्फॉर्मर्स। हेडिंग डालेंगे कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, राइट डाउन the infinite number of spatial orientation, the infinite number of spatial orientation of molecule arises due to free rotation along sigma covalent bond, देखो बेटा, होता क्या है, कोई कार्बन की चेन लो, उस कार्बन की चेन में कार्बन और कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके अबाउट अगर हम कोई मॉलिक्यूल को फ्रीली रोटेट करते हैं तो उस फ्रीली रोटेट करने पर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं, ओरिएंटेशन बनते हैं बेटे, वही कहलाते हैं कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम एथेन की बात करें तो एथेन में जैसे कन्फॉर्मर्स ये होते हैं। अब हम क्या करें, देखो आपको मैं बता दूं, पहले बता चुका हूं, ये वाला जो कार्बन सामने दिखता है इसको बोलते हैं फ्रंट कार्बन, और जो पीछे वाला कार्बन उसको बोलते हैं बैक कार्बन या रेयर कार्बन। क्लियर। अब देखो होता क्या है, ये फ्रंट कार्बन पीछे वाले कार्बन से बॉन्डेड है। ये जो एंगल होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, चाहे इसकी बात करें हम, एक मिनट बेटा, वन सेकेंड, देखो बेटा, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, ये जो एंगल होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। ये जो एंगल थीटा होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला, इसे बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसे हम? डाईहेड्रल एंगल। और ये कितना डिग्री है बेटा? 60 डिग्री होता है। क्लियर। ये 60 तो पूरा कितना हो गया? 120, फिर 60 तो कितना हो गया? 180। क्लियर। अब देखो होता क्या है, अगर आप फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखो और बैक वाले कार्बन को क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट कर दो, सुनना ध्यान से, आप फ्रंट वाले कार्बन को ऐसे ही रखो, बैक कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो बेटा, तो क्या होता है, जो ओरिएंटेशन बनता है। अब देखो, सबसे पहली बात, आप सिंगल बॉन्ड के राउंड, देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, उसी सिंगल बॉन्ड के राउंड, उसी सिग्मा बॉन्ड के राउंड क्या कर रहे हो, उसको रोटेट कर रहे हो, फ्रीली रोटेट हो रहा है आराम से। इसका मतलब क्या? ओरिएंटेशन बन रहे हैं बेटे।
तो जो ओरिएंटेशन बना इसे ही बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर के बनते हैं और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये बार बार रिपीट होते जाते हैं और रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्लियर है, इसे ही हम लोग बोलते हैं बेटा कन्फॉर्मर्स। ठीक है, अभी बहुत चीजों की बात करेंगे, इनमें स्ट्रेन भी आता है, इनमें बहुत ज्यादा तनाव भी आते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सबकी बात करेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है वो कन्फॉर्मर्स जिनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जिनकी वजह से वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लिखो दोज कन्फॉर्मेशंस, राइट डाउन बेटा, दोज कन्फॉर्मेशंस, those conformations which are most stable, and मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि भाई स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आर डिफाइंड एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आर defined as conformational आइसोमेरिज्म। क्या कहलाते हैं ये, और ये सबसे पहली बात, ये सच्चे आइसोमर नहीं होते, इन्हें स्यूडो आइसोमर कहते हैं। नोट लिख लो, दीज आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, लिख लो दीज आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, जल्दी से नोट करो, दीज आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, नोट कर लो बेटा। ठीक है, अब देखो, अब हम आपको कन्फॉर्मर्स बनाना सिखाएंगे। सबसे पहली बात, उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि इनमें क्या होता है, इनमें स्ट्रेन आती है, और सबसे पहले उसके पहले एक चीज मैं आपको बताई, डाइहेड्रल एंगल, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। देखो होता क्या है बेटा, ये वाला कार्बन पकड़ो, इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हैं, ध्यान से सुनना, और बैक वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हैं। क्लियर, तो बेटा ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये पीछे वाला कार्बन, सुनना, ये सॉरी फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, ठीक, उसके बाद उसके पीछे जो कार्बन जुड़ा है ये, और इसके हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल ना, ये क्या कहलाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे ही हम लोग बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। क्या होता है, यही होता है हमारा डाइहेड्रल एंगल कहलाता है। क्लियर है, और ये किस फॉर्म में होता है, ये जो फॉर्म होती है इसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, ये जो इसकी फॉर्म होती है ये होती है इक्लिप्स फॉर्म होती है। क्लियर है, ये कौन सी फॉर्म होती है, ये हमारी इक्लिप्स फॉर्म होती है। अगर हम इसको क्या करें, सॉरी ये हमारी इक्लिप्स फॉर्म बेटा, सॉरी ये स्टैगर्ड फॉर्म होती है, इक्लिप्स फॉर्म नहीं होती है, ये स्टैगर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, हम क्या करें, इसको, इस वाले कार्बन को 180 डिग्री रोटेट कर दो। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट, इसको फिक्स रखो, फ्रंट वाले को इसको फिक्स रखो, ठीक है, इसको फिक्स रखो, और इस वाले कार्बन को 180 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर क्या आएगा बेटा, देखो ये क्या फॉर्म बनेगी, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, और बाकी तुम्हारा क्या होगा, ये वाला H और ये वाला H क्या हो गए, नीचे आ जाएंगे। क्लियर है, ये ऐसे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। बताऊंगा इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है। इक्लिप्स फॉर्म का मतलब होता है जब 2 एटम के बीच में जो डाइहेड्रल एंगल हो 0 डिग्री हो, जब 2 एटम के बीच में, तो आप ये देखो, ये कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, ये वाला। क्यों, यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है, डाइहेड्रल एंगल, वो कितना है, लगभग 0 डिग्री है। इसका मतलब इसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। अगर दोनों सेम एटम होते हैं और उनके बीच का जो एंगल 0 डिग्री होता है उसे बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, और अगर ये डिफरेंट एटम हुए और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्लियर है, और फुल्ली और पार्शियली में जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है वो हमारा फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी स्ट्रेन आती है, जैसे वंडर वाली स्ट्रेन आती है, टॉर्सिनल स्ट्रेन आती है। क्लियर है, आप इसको जल्दी से नोट करो। क्लियर बेटा,
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की, क्योंकि जो ये होती हैं कन्फॉर्मर्स बनाते हैं तो उनमें कई सारी स्ट्रेन आती हैं जिनकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी वेरी करती है बेटा। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डालो कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। कन्फॉर्मर्स में स्ट्रेन कौन कौन सी होती है, कन्फॉर्मर्स में स्ट्रेन कौन कौन सी होती है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी वेरी करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखो बेटा, बात करूं दो टाइप की स्ट्रेन होती है। पहली होती है टॉर्सिनल स्ट्रेन, दूसरी होती है वंडर वॉल। तो हम पहले बात करेंगे टॉर्सिनल स्ट्रेन की। टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होती है? देखो, टॉर्सिनल स्ट्रेन तब आती है जब दो बॉन्ड पास पास में होते हैं, लगभग 0 डिग्री पर होते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बॉन्ड पेयर वाले, तो उनके बीच जो रिपल्सन लगता है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट होती है वो उसको बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन। बेटा लिखो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज electronic repulsion, it is defined as the electronic repulsion, it is defined as the electronic repulsion between the bond pair electron, between the bond pair electron of two adjacent atom of two adjacent eclipse bond, two adjacent eclipse bond। इसका मतलब क्या हुआ? ये तभी लगती है, देखो लगती कब है, दो एटम के बीच में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। भाई एटम और एटम मिलकर बॉन्ड कब बनाते हैं? जब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उन्हें बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उनके बीच जो रिपल्सन लगता है, उसकी जो स्ट्रेन आती है उसको बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन। और जो सबसे ज्यादा होती है तब होती है जब डाइहेड्रल एंगल कितना होता है बेटा? 0 डिग्री होता है, तब सबसे ज्यादा, क्योंकि जब 0 डिग्री होता है तब आपकी इक्लिप्स फॉर्म बनती है। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखो बेटा, अब यहां पे क्या है, इसका पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन के ये बॉन्ड पेयर है और इसके ये बॉन्ड पेयर है, और ये दोनों कितने डिग्री पर हैं? 0 डिग्री पर हैं। तो इनके बीच जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है ना, इनके बीच जो रिपल्सन लग रहा है ना, इसकी वजह से जो स्ट्रेन आ रही है ना, वो कौन सी है? वो हमारी टॉर्सिनल स्ट्रेन है बेटा। कौन सी है? वही हमारी टॉर्सिनल स्ट्रेन कहलाती है। आई बात समझ में? अब जो दूसरी वाली है, हेडिंग डालेंगे वॉन्डर वॉल स्ट्रेन। वॉन्डर वॉल स्ट्रेन, देखो ये तब लगती है जब दो लार्ज मॉलिक्यूल एक दूसरे से 0 डिग्री पर होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल के बीच जो रिपल्सन लगता है, ग्रुप के बीच जो रिपल्सन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेन आती है उसको बोलते हैं वॉन्डर वॉल स्ट्रेन। और ये तब सबसे ज्यादा होती है जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है? लिखो बेटा। अच्छा, कैसे लिखने की बात तो बाद में, कैसे देखो, जैसे मान लिया अगर मैं कन्फॉर्मर बनाता हूं ब्यूटेन के, अब देखो है क्या, यहां पर CH3 है और यहां पर भी CH3 है, दोनों के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है बेटे वो कितना है? 0 डिग्री है। अब यहां पर क्या आ रहा है? CH3 दोनों लार्ज मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पर CH3 और CH3 में क्या लग रहा है? भयंकर वाला रिपल्सन लग रहा है। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों में मॉलिक्यूल के बीच रिपल्सन लग रहा है, ग्रुप के बीच में रिपल्सन लग रहा है, तो इनकी वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट होगी वो कौन सी होगी? वॉन्डर वॉल स्ट्रेन क्रिएट होगी। क्लियर? लिखो, इट इज द रिपल्सन बिटवीन it is the repulsion between the groups attached
attached at adjacent bond अगल बगल वाले बॉन्ड में, ठीक है। और जो वॉन डेर वाल होती है स्ट्रेन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होती है, जब इक्लिप्स फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, इक्लिप्स फॉर्म में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है। तो ये जो दोनों स्ट्रेन होती है, चाहे टॉर्सियल की बात करें चाहे वॉन डेर वाल की बात करें बेटा, ये कहां सबसे ज्यादा होती है, ये हमारी सबसे ज्यादा कहां होती है, इक्लिप्स फॉर्म में होती है, जब हम किसी मॉलिक्यूल का क्या बनाते हैं, इक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं। अब जो लास्ट आती है तीसरी वाली, वो होती है एंगल स्ट्रेन। क्लियर। थर्ड वन हेडिंग डालेंगे एंगल स्ट्रेन। और जो बेटा एंगल स्ट्रेन होती है वो केवल रिंग्स में होती है। कहां होती है, रिंग में। वो लीनियर मॉलिक्यूल या असाइक्लिक कंपाउंड में नहीं होती है। मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, जो एंगल स्ट्रेन होती है बेटा वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स में नहीं होती। एसाइक्लिक का मतलब होता है वो कंपाउंड जो साइक्लिक ना हो। एंगल स्ट्रेन जो क्रिएट होती है वो केवल और केवल किस में होती है, वो साइक्लिक कंपाउंड्स में होती है। क्लियर है। तो अब हम एंगल स्ट्रेन की डिटेल में बात करेंगे, आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम बात करते हैं एंगल स्ट्रेन की। देखो एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन को जो हम डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा से करते हैं। देखो ये दो टाइप की होती है, एक तो ये पॉजिटिव में आती है और एक ये नेगेटिव में आती है। अगर पॉजिटिव में आती है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव आता है उतना ही ज्यादा उसमें स्ट्रेन होती है और वो उतना ही कम स्टेबल होता है। और जितना नेगेटिव ज्यादा होता है उतना ही कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। आई बात समझ में। चलो अब हम एंगल स्ट्रेन आपको निकाल के दिखाते हैं। ध्यान समझना बेटा एंगल स्ट्रेन। जैसे हम बात करें सबसे पहले 3 मेंबर की साइकिल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको सब डिटेल में बताऊंगा। देखो बेटा ये आपको पता है कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये ट्रायंगल बना है, इसके बीच का जो एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। लेकिन इस कार्बन से 4 बॉन्ड लगे हैं, 2 तो ये लगे हैं और 2 क्या लगे हैं, हाइड्रोजन। और इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3 है इसका हाइब्रिडेशन, कितना है sp3, और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। होना कितना चाहिए बेटे, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन है कितना, 60 डिग्री है यार। 60 है, 109 डिग्री होना चाहिए, मतलब खींचना पड़ेगा रिंग को। 60 से 109 जाना है, मतलब रिंग में क्या आएगी, अब जब रिंग को खींचेंगे तो क्या आएगी, इसमें स्ट्रेन क्रिएट होगी। मतलब क्या होगा, रिंग को खींचना पड़ेगा, तो ये जो स्ट्रेन क्रिएट होगी इसे ही बोलते हैं डेल्टा एंगल स्ट्रेन। कितनी होती है, देखो एक बार बात करें, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, है कितना 60 डिग्री, अपॉन 2 करेंगे तो यहां से जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा आपका 24 डिग्री 44 मिनट आएगा। 24 डिग्री 44 मिनट आएगा, पॉजिटिव का आएगा। आई बात समझ में। सेकंड पॉइंट, सेकंड चीज अब देखते हैं 4 मेंबर की साइकिल में। ये देखो बेटा है क्या, सभी कार्बन है। ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। और इस कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है, इस कार्बन ये जो बॉन्ड एंगल है sp3 हाइब्रिडेशन है, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि 90 डिग्री एंगल है, होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब कहने का है कि इसमें कोई ना कोई स्ट्रेन आएगी, कि रिंग हमको 90 से 109 में जाना पड़ेगा, तो इसमें स्ट्रेन आएगी, एंगल स्ट्रेन आएगी, एंगल की वजह से स्ट्रेन आ रही है, तो कितना आएगी स्ट्रेन। अब कितना एंगल स्ट्रेन आएगा, देखो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये आएगा बेटा आपका 9 डिग्री और 44 मिनट आएगा। कितना आएगा, 9 डिग्री 44 मिनट आएगा। क्लियर। अब थर्ड वन है एग्जाम इसका, 5 मेंबर में बात करते हैं। कितने मेंबर में, 5 मेंबर की रिंग में बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात बच्चों समझो, ये जो बीच वाला एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, बीच वाला जो एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है। कितना होता है, 108 डिग्री होता है। होना कितना चाहिए, वही चीज 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। आई बात समझ में, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, और है कितना बेटा, यहां पर 108 डिग्री है, तो भाई एंगल स्ट्रेन तो आएगी ही आएगी। अब कितनी
कितनी आती है मेजर मायने ये रखता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री 108 डिग्री अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ से जो स्ट्रेन आती है बेटा वो कितनी आती है 0 डिग्री 44 मिनट आती है। कितनी आती है 0 डिग्री 44 मिनट आती है। लास्ट बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, फोर्थ वाला ये कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में जितने भी इनर एंगल हैं कितने हैं 120 डिग्री। यार है 120 चाहिए 109 डिग्री, अब तो एंगल कम करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, यहां पर स्ट्रेन नहीं आएगी। स्ट्रेन तो तब आती जो रिंग को खींचना पड़े एंगल बढ़ाने के लिए, यहां तो एंगल कम करना पड़ेगा तो कंप्रेस करना पड़ेगा। ये क्या है, ठीक है ना। तो कितना आएगा बेटा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री अपॉन 2। तो ये किस में आएगा, माइनस में कितना आएगा बेटा, ये आएगा माइनस का 5 डिग्री 16 मिनट आएगा। और मैंने आपको बताया बेटा अगर एंगल स्ट्रेन माइनस में आता है इसका मतलब क्या होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग होगी, अगर हम बेटा स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगी हमारी कौन सी होगी, 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। उससे कम कौन सी होगी, 5 मेंबर रिंग होगी। उससे कम कौन होगी, 4 मेंबर। और सबसे लेस स्टेबल कौन सी होगी, 3 मेंबर रिंग होगी। क्लियर है। तो अगर सबसे लेस स्टेबल है मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। अगर हम इसमें बात करें कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी, 3 कार्बन की रिंग होगी, क्योंकि ये इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है। तो भाई याद रखना कि अगर नोट याद रखना, अगर मैं यहां लिख रहा हूं सॉरी, अगर यहां पर नोट याद रखना एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, अगर एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगी रिंग की उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसकी जो रिएक्टिविटी है रिंग की बेटा वो क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में। तो जो लेस स्टेबल रिंग होगी वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगी। तो ये बात थी हमारी एंगल स्ट्रेन की। आप इसको जल्दी से नोट करो बेटा। जल्दी से नोट करो। देखो आगे बात, अब इसमें पूछ लेता है कभी कभी हीट ऑफ कंबशन के बारे में, कि चारों रिंग दे देगा और पूछ लेगा कि हीट ऑफ कंबशन किस में ज्यादा होगा किस में कम। अब बात यह आती है कि हीट ऑफ कंबशन का जो क्वेश्चन पूछता है वो 2 तरीके से पूछता है। पहला तरीका क्या होता है, पहला कहता है कि आपको देखो आपको 4 रिंग दे दी, एक दे दी आपको 3 कार्बन की, क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एक दे दी आपको 4 कार्बन की, एक दे दी आपको 5 कार्बन की, और एक आपको दे दी 6 कार्बन की रिंग। आपसे कह दिया कि बताना है हीट ऑफ, पहला क्वेश्चन पूछा इसने, आपसे कह रहा कि आपको बताना है हीट ऑफ कंबशन पर CH2, हीट ऑफ कंबशन पर CH2। और दूसरा कह रहा है क्वेश्चन आपसे हीट ऑफ कंबशन सिंपल बताओ। आपसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन सिंपल बताना है ऑर्डर। तो भाई क्या होगा, देखो अगर हम पर CH2 की बात करें तो एक चीज आप याद रखो कि अगर हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतनी ही ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होती है। क्लियर, उतनी ही ज्यादा हीट निकलती है। हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, एक मोल कंपाउंड या मॉलिक्यूल को O2 की प्रेजेंस में हीट कराने के लिए, कंबशन कराने के लिए जितने भी एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। क्लियर। अब देखो बेटा हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होती है, हीट ऑफ कंबशन होती है। लेकिन अगर बात करेंगे हीट ऑफ कंबशन पर CH2 तो सबसे जल्दी कौन ब्रेक होगी, ये वाली रिंग सबसे ज्यादा ब्रेक होगी। तो आंसर क्या होगा, A, B, C और D। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल कहेगा हीट ऑफ कंबशन बताओ, तो जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट ऑफ कंबशन। तो इस केस में आंसर क्या होगा, D, C और B, और सबसे कम कौन सा होगा, A हो जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज को आप खास ख्याल रखना क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है। अब देखो बेटा हम बात करने जा रहे हैं कन्फॉर्मर्स बनाने की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, जो एग्जांपल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। हेडिंग डालो कन्फॉर्मर्स ऑफ
कन्फॉर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, कन्फॉर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन C2 और C3 कार्बन के अराउंड बताना है। कौन से कार्बन के अराउंड? C2 और C3 कार्बन के अराउंड। देखो बेटा, सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं, ये होता है तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH3। देखो ये 1 2 3 4 ये दूसरा तीसरा कार्बन है, इसके अराउंड आपको बताना है कि कितने कन्फॉर्मर्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे। ओके, अब ध्यान समझना, बहुत लॉजिक वाली चीजें चल रही हैं। तो देखो बेटा करेंगे क्या, इस कार्बन से पहले देखो, इस कार्बन से क्या लगा है, 2 तो H लगे हैं और एक CH3 लगा है। फिर इसके बीच में बॉन्ड है, ये वाला कार्बन है, इससे भी ऐसे ही 2 H लगे हैं, एक क्या लगा है, CH3 लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे। कैसे? देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन को ही 60 डिग्री रोटेट करते जाना, तो और वही इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स होते हैं। देखो बेटा कैसे, CH3 H CH3 H और H। देखो अभी क्या है, अभी इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा वो कितना डिग्री? 0 डिग्री है। और मैंने बोला था अगर सेम मॉलिक्यूल 0 डिग्री पर होते हैं तो वहां पर कौन सी स्ट्रेन लगती है? लार्ज मॉलिक्यूल वॉन डेर वाल स्ट्रेन। इसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये हमारा फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म है। क्लियर? अब एक काम करो, आपको फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखना है, बैक वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करना है। बेटा ध्यान से सुनो, बैक वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करना है, फ्रंट वाले को फिक्स करना है और क्लॉकवाइज करना है। ध्यान सुनना। अब देखो इसको तो आप ऐसे ही रखना ज्यों का त्यों, आप इसको बिल्कुल टच मत करना बेटा। अब देखो, अब ये CH3 60 डिग्री घूमेगा तो यहां आएगा, ये वाला H यहां आएगा और ये वाला H कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। अब इसको फिर करो, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सॉरी CH3 है। जब दो लार्ज मॉलिक्यूल एक दूसरे से 60 डिग्री पर होते हैं तो इसको बोलते हैं कौन सा फॉर्म? गाउची फॉर्म बोलते हैं, गाउच फॉर्म बोलते हैं, कोई कोई गाउच फॉर्म बोलते हैं। अब क्या करो, फिर 60 डिग्री रोटेट करो क्लॉकवाइज, लेकिन फ्रंट वाले को फिक्स रखना, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। ये H यहां आएगा, ये CH3 यहां आएगा और ये H यहां आएगा। मैंने बोला था जब जो दो अपोजिट टाइप के ग्रुप्स या अपोजिट टाइप के एटम्स एक दूसरे से 0 डिग्री पर होते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। और यहां सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रेन आएगी? टॉर्सियल स्ट्रेन आएगी, ना कि वॉन डेर वाल, क्योंकि वॉन डेर वाल तब ज्यादा आती है जब दो लार्ज मॉलिक्यूल एक दूसरे से 0 डिग्री पर होते हैं। क्लियर? अब एक काम करो, अब इसको फिर क्या करो, आप क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट करा दो। CH3 H। देखो बेटा, अब ये CH3 कहां आएगा? यहां, ये H यहां और ये वाला H यहां। जब दो बल्की ग्रुप या लार्ज ग्रुप, जब दो लार्ज ग्रुप एक दूसरे से जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर होते हैं तो उस कन्फॉर्मर्स को बोलते हैं एंटी फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एंटी फॉर्म बोलते हैं। अब क्या करो, फिर इसको क्या करो, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। फ्रंट वाले को फिक्स रखना, बैक वाले को रोटेट करना, या बैक वाले को फिक्स रखना, फ्रंट वाले को रोटेट करना। ठीक है, जरूरी ही नहीं है कि आप बैक वाले को ही करें, है ना। CH3 इधर आ गया, H यहां आ गया और ये H यहां आ गया। अभी भी क्या है, दो अपोजिट टाइप के मॉलिक्यूल एक दूसरे 0 डिग्री पर, इसको बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्लियर? अब देखो फिर इसको 60 डिग्री रोटेट करो। ऐसे ही आप कितना भी रोटेट करते रहो, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, इसके इनफाइनाइट कन्फॉर्मर बनेंगे, मतलब इनफाइनाइट स्पेशियल ओरिएंटेशन बनते हैं अराउंड सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन। आई बात समझ में? तो आप कितना भी करते रहो, इन्हीं बोलते हैं बेटा कन्फॉर्मर। अब देखो दो बड़े मॉलिक्यूल एक दूसरे 60 डिग्री पर हैं, इसका मतलब कौन सा फॉर्म है? गाउच फॉर्म है। ठीक है, तो यही होते हैं नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फॉर्मर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका बेटा ग्राफ ड्रा करूं तो क्या बनेगा ग्राफ? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा? तो आप इसको नोट करो, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। देखो 0 डिग्री पर
0 डिग्री पर ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं तो बेटा सबसे कम रिपल्सन कहां लगेगा? एंटी फॉर्म में, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा कौन होगा? एंटी फॉर्म। एंटी के बाद कौन? गाउच फॉर्म, क्योंकि गाउच वाले में कम रिपल्सन लगेगा क्योंकि दूर दूर है। क्लियर? गाउच। उससे कम किसकी स्टेबिलिटी होगी? पार्शियली इक्लिप्स, क्योंकि पार्शियली में क्या है? अपोजिट टाइप के सॉरी डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं जिनके बीच रिपल्सन लग रहा है, तो कम रिपल्सन क्रिएट होगा। और सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां लगेगा बेटा? फुल्ली इक्लिप्स में लगेगा, क्योंकि वहां पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल एक दूसरे 0 डिग्री पर हैं। तो ये ऑर्डर किसका हो गया? ये ऑर्डर हो गया आपका स्टेबिलिटी का। अब देखो बेटा, एक तो 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। 0 के बाद जब तुमने 60 डिग्री रोटेट किया तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। उसके बाद 60 डिग्री के बाद जब आप फिर रोटेट करोगे तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी बेटा? एनर्जी बढ़ने का रीजन है क्योंकि यहां पर रिपल्सन लगेगा। अब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कब होगी? जब आप 60 60 120 3 180 डिग्री रोटेट करोगे, तब जो कन्फॉर्मर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। फिर स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, एंगल जैसे से बढ़ने लगेगा। ठीक है ना? तो मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा? और एग्जाम में पूछा जाता है माय बेटे। और ये कैसा ग्राफ होता है? ये हमारा ग्राफ जो होता है कॉस का साइन ग्राफ होता है। एक सेकंड बेटा, चौक ले लूं। देखो, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल थीटा कैसे बनेगा? ये 0 डिग्री, फिर आपने कितना घुमाया? 60 डिग्री, फिर 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300, फिर 360। देखो 0 डिग्री पर थे तो उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, यहां होगी एनर्जी। फिर जब 0 से हम 60 में आए तो एनर्जी क्या होगी? डाउन करेगी। 60 के बाद जब 120 पर पहुंचे तो 120 पर कौन था बेटा? पार्शियल इक्लिप्स था, तो थोड़ी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसके बाद कौन सा था? पार्शियली के बाद कौन बना बेटा? गाउची बना कि नहीं बना? बोलो हाँ या ना। देखो 60 डिग्री 0 पर थे तो 0 पर हमारा कौन सा था? फुल इक्लिप्स था। 0 के बाद जब आपने कितना डिग्री घुमाया? 60 डिग्री घुमाया तो कौन सा फॉर्म था? गाउची फॉर्म था। क्लियर? गाउची के बाद क्या होगा बेटा? कौन आया? ये आपका कौन सा फॉर्म होगा? यहां पर कौन था? गाउची था। गाउची के बाद कौन होगा बेटा? पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा। पार्शियली इक्लिप्स के बाद कौन होगा? ये इसको टच करेगा, क्योंकि इस वाले एंगल पर कौन होगा? एनर्जी देखो ऊपर है, ग्राफ ऊपर मतलब इस एनर्जी ज्यादा, ये कौन होगा? पार्शियली इक्लिप्स ज्यादा है। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा फुल्ली इक्लिप्स था, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी है। अब देखो यहां पर कौन है? एंटी फॉर्म है। कौन है? एंटी फॉर्म। सबसे कम एनर्जी इसकी होगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, कोई रिपल्सन नहीं लग रहा है। अब देखो इसके बाद फिर आपने घुमाया तो फिर कौन आएगा बेटा? 180 के बाद फिर कौन आया? फिर आपका कौन आया? बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। फिर आया पार्शियली इक्लिप्स। फिर पार्शियली इक्लिप्स के बाद कौन आया? गाउची आया। गाउची के बाद कौन आया? गाउची के बाद फिर आपका क्या आ गया? फिर आ गया आपका पार्शियली इक्लिप्स। तो बेटा सुनो, 200 डिग्री पर कौन आएगा? जब इसको आप रोटेट करोगे तो यहां बनेगा पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स के बाद फिर कौन आएगा? 300 पर गाउची फॉर्म आएगा, गाउच फॉर्म। फिर आगे बाद 360 पर फिर इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों हो जाएगी? क्योंकि फिर आ गया आपका फुल इक्लिप्स्ड आ जाएगा। तो ये होता है आपका ग्राफ। क्लियर? इन दोनों का रेफरेंस ये बराबर होता है, इन दोनों का ये बराबर होता है, और गाउची का ऐसे होता है। ऐसे ग्राफ होता है। और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? इसकी सबसे कम एनर्जी होती है। तो सबसे कम एनर्जी किस एंगल पर आती है? 180 डिग्री पर आती है। कितनी बार आती है? और सबसे हाईएस्ट एनर्जी कितने पे होती है? 0 डिग्री पर और 360 डिग्री पर होती है। तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा? ये ग्राफ आपका हो गया नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फॉर्मर का ग्राफ हो गया। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है? आगे वाले लेक्चर पे, अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा हमारा, और उसमें हम बात करेंगे कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मतलब हमने चेन की बात कर ली
और कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स की आपको बात करूंगा, स्टेबिलिटी वगैरह की बात करूंगा। देखो बेटा होता क्या है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, एक चीज थोड़ा रह रही थी, सॉरी, मैं इसको रफ कर रहा हूं और रफ करने के बाद मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर्स। हमने देखा कि एंटी फॉर्म स्टेबल है, और एंटी फॉर्म स्टेबल इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई रिपल्सन नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा तब नहीं होता जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सुनना मेरी बात, अगर मुझसे कहा जाए क्वेश्चन में CH3, ध्यान से सुनना, H CH3 H और H, और इसको हम इससे कंपेयर करें, जरा बताना है कि इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। यार स्टेबिलिटी तो उसकी ज्यादा होती है जहां पर रिपल्सन कम लगता है। आई बात समझ में, हमने ये सीखा है। तो बेटा याद रखना, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो उनका एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है तो गाउच फॉर्म स्टेबल होता है। तो भाई CH3 तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते ना बेटे, तो भाई ये गाउच फॉर्म है, एंटी फॉर्म, तो यहां पर रिपल्सन की दूर दूर तक बात नहीं होगी, तो इन दोनों में स्टेबल ये होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, एक ये है, दूसरा इसका गाउच फॉर्म है, ये। अब इन दोनों में कौन स्टेबल होगा? सर ये स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर दूर से बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी बेटे, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आप बताना इन दोनों में कौन स्टेबल। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो रही है, इसका मतलब तुरंत कहना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो एंटी फॉर्म लेस स्टेबल होता है और गाउच फॉर्म क्या होता है, स्टेबल। अब देखो बेटा, ये एंटी फॉर्म में है और ये गाउच फॉर्म में है। अब यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं होगी, तो कौन स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमने आज बात कर ली कन्फॉर्मेशंस की। अगले लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा आइसोमेरिज्म का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप आज का वीडियो में यहीं रोकते हैं। इसके लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, साइक्लोप्रोपेन की बात करेंगे, साइक्लोब्यूटेन की बात करेंगे, साइक्लोपेंटेन की बात करेंगे, कितने कन्फॉर्मर बनते हैं, कैसे होते हैं, उन सब की डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? लास्ट लेक्चर इज द लास्ट लेक्चर। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आएंगे, नीट और जेई के, और देन हम मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बहुत अच्छे से, बहुत मस्ती के साथ पढ़ना है। गुड लक, थैंक यू टू एवरीवन।